हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के लिए ये मेरा पहला लेक्चर है और जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें लाइफ स्पैन के बारे में, क्या है लाइफ स्पैन, डिटर्मिनेशन, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे लाइफ स्पैन को, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम लाइफ स्पैन के बारे में आज बात करते हैं। लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं एंड इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। So very simply, lifespan can be defined as the time period from birth to natural death. आप सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी ने पहले पेज पर रिप्रोडक्शन के मीनिंग को समझाया है, उसके सिग्निफिकेंस को समझाया है और उसके लिए एनसीईआरटी ने काफ़ी कुछ लिटरेचर दे रखा है यहाँ पर। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइफ स्पैन, सबसे पहले एनसीईआरटी लाइफ स्पैन के बारे में, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। कुछ एडिशनल चीज़ें भी लाइफ स्पैन के बारे में अगर हम देखें तो लाइफ स्पैन का जो मेजरमेंट होता है, जो मेजरमेंट है लाइफ स्पैन या लाइफ स्पैन का जो डिटर्मिनेशन है, ये एवरेज वैल्यू होता है ऑफ कोर्स लाइफ स्पैन, यानी हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लेकर के हम लाइफ स्पैन मैनेज करते हैं। दूसरा चीज़ अगर हम देखें लाइफ स्पैन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के लिए पर्टिकुलरली अगर हम लाइफ स्पैन के मेजरमेंट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ के लिए जो लाइफ स्पैन है ये हम कैप्टिविटी में मेजर करते हैं। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम बात करें, वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम कैप्टिविटी यूज करते हैं। कैप्टिविटी मतलब बाउंडेड सराउंडिंग, यू कैन से, जैसे चिड़ियाघर, जैसे जूज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। तो वाइल्ड लाइफ चूँकि डेंजरस होते हैं तो हम डेफिनेटली उनके पीछे तो घूम नहीं सकते। दूसरी बात हम ये करेंगे कि लाइफ स्पैन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है कि बॉडी साइज का एग्जांपल उसने दिया हुआ है और ये कहा है कि जो बॉडी साइज है वो नेसेसरली कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो लाइफ स्पैन को डिसाइड करे। जैसे क्रो और पैरट के का एग्जांपल लिखा हुआ है, जिसका बॉडी साइज दोनों का लगभग एक जैसा होता है, लेकिन लाइफ स्पैन में एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो और क्या फैक्टर्स हैं, हम ये जानते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज, चाहे वो प्लांट हों चाहे एनिमल्स हों, उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे एलिफेंट की बात करें, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, सबका लाइफ स्पैन अलग अलग है। तो फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्पैन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ स्पैन, तो जो पहला फैक्टर इसमें हमको देखने को मिलता है दैट इज जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप लेते हैं, वी नो दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर डिफरेंट। जेनेटिक मेकअप। दूसरा पैरामीटर हम लेते हैं एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी। एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो एज है ये भी अफेक्ट करता है। अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी लाइफ स्पैन में काफ़ी पहले हो रही है, अर्ली स्टेज में हो रहा है, तो डेफिनेटली लाइफ स्पैन भी बहुत बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा बॉडी साइज भी हम पैरामीटर ले सकते हैं। आपको बॉडी साइज के बारे में अगर हम बताएं तो जो बॉडी साइज होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
to the BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बॉडी साइज BMR को अफेक्ट करता है, इसलिए बॉडी साइज भी एक पैरामीटर है। अगला पैरामीटर हम ले सकते हैं हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगला पैरामीटर हम लोग ले सकते हैं इसमें अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, कह सकते हैं क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और सबसे एक लास्ट फैक्टर हम ले सकते हैं कंपटीशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लाइफ स्पेन को डिसाइड करेंगे। आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि नो एनी फैक्टर एलोन कैन डिटरमाइन द लाइफ स्पेन। ऑल दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली determine the lifespan of an individual, and we know that genetic makeup of individuals of different species are different, so lifespan is also different. तो सबसे बेसिक जो यहाँ पर फैक्टर है वो जेनेटिक मेकअप है। और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जेनेटिक मेकअप के बारे में हम जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि हर स्पीसीज में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है लाइफ स्पैन में वेरिएशन की। तो अभी तक हम ये सम करें इस टॉपिक पर जो हमने अभी पढ़ा, लाइफ स्पैन के बारे में बताया, एनसीईआरटी लाइफ स्पैन के बारे में, दैट इज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन एक एवरेज वैल्यू है, यानी हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के लाइफ स्पैन हम मेजर करते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो कैप्टिविटी में मेजर की जा सकती है, जैसे जूज में या नेशनल पार्क्स हुए। और क्या वजह है कि डिफरेंट स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। तो इसके लिए हमने ये फैक्टर्स बताए आपको। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं वो जेनेटिक मेकअप है, एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी, बॉडी साइज, हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, quality and availability of food, और competition. All these factors together determine the lifespan of an individual. आप देखेंगे दूसरे पेज पर कई सारे जो एनिमल्स हैं उनके लाइफ स्पेन के बारे में एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। आप अगर उस गैप को फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स भी अवेलेबल करा दे रहे हैं। जैसे एलिफेंट के बारे में देखिए, जो एलिफेंट है इसका जो लाइफ स्पेन है ये 75 ईयर्स के आसपास। रोज का जो है ये लगभग, ये एक श्रब की कैटेगरी में आता है, ये लगभग 10 ईयर्स। डॉग की अगर हम बात करें तो जो डॉग का लाइफ स्पेन है ये लगभग 15 ईयर्स के आसपास। बटरफ्लाई की अगर हम बात करें, बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन है ये 1 से 2 वीक्स का होता है, 1 to 2 वीक्स। क्रो की अगर हम बात करें तो क्रो का जो लाइफ स्पेन है ये लगभग 15 ईयर्स। इसी तरह से बनाना प्लांट की अगर बात करें तो बनाना का जो लाइफ स्पेन है ये 25 ईयर्स के आसपास। इसी तरह से काऊ के लाइफ स्पेन की बात करें तो ये लगभग 26 ईयर्स के आसपास। पैरट की अगर हम बात करें तो पैरट का जो लाइफ स्पेन है ये 140 ईयर्स। और ये लिखा हुआ देखिए, अब क्रो और पैरट में यहाँ पर आप कंपेयर करें, बॉडी साइज लगभग एक जैसा, लेकिन फिर भी उनका जो लाइफ स्पेन है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो उनका जेनेटिक मेकअप है। इसी तरह से क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो जो क्रोकोडाइल है इसका लाइफ स्पेन लगभग 60 ईयर्स के आसपास। इसी तरह से हॉर्स की बात करें तो हॉर्स का जो लाइफ स्पेन है ये लगभग 50 ईयर के आसपास। हॉर्स का लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स। इस तरह से फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट
फ्लाई की अगर हम बात करें तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है ये लगभग 1 मंथ के आसपास, 1 मंथ इसका लाइफ स्पैन होगा। इसी तरह से राइस प्लांट की बात करें, राइस प्लांट की अगर हम बात करें तो ये 3 to 4 मंथ्स। इसी तरह से टॉर्टाइज की अगर हम बात करें तो जो टॉर्टाइज है इसका जो लाइफ स्पैन है ये लगभग 300 to 500 ईयर्स के आसपास। और अगर बनियान ट्री की बात करें तो इसका भी जो लाइफ स्पैन है ये लगभग 5000 ईयर के आसपास है। 500 ईयर। तो ये जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो लाइफ स्पैन के बारे में आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट्स दिए गए हैं। आपके आसपास और भी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका लिस्ट आप बना सकते हैं और उनके लाइफ स्पैन के बारे में आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि डेथ इज सर्टेन। जो भी पैदा हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है, उसका डेथ होना है। सबका लाइफ स्पैन के बारे में बताया। फिर ये बताया कि जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा। और फिर एनसीईआरटी ने लिखा है डेथ इज सर्टेन, यानी जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ होना ही होना है। तो अगर डेथ सर्टेन है, डेथ इज सर्टेन एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर एक्सेप्शन दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम इमॉर्टल कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इमॉर्टल टर्म यूज करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे अमीबा की बात करें, ये देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। सिंपली ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में ये स्प्लिट हो जाता है और दोनों डॉटर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो डायरेक्टली डॉटर में इसका कन्वर्ट, यानी पेरेंट बॉडी एज वेल एज जो पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो रहे हैं और इसलिए जो पेरेंट है उसका डेथ नहीं हो रहा है। अगर आप बेसिकली इसको सोचें तो जो पेरेंट बॉडी है वही स्प्लिट हो जा रहा है, वही डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जा रहा है। तो इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम इमॉर्टल कंसिडर करते हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेथ सर्टेन है, यानी जिनका बर्थ हुआ है उनका डेथ होना है। तो हजारों हजारों साल से जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज हैं उनकी जो कंटिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर बर्थ के बाद डेथ सर्टेन है तो फिर इनकी कंटिन्यूटी कैसे हो रही है? तो डेफिनेटली डेथ से पहले ये अपने जैसा या अपने से मिलता जुलता एक कॉपी बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस रिप्रोडक्शन में जो उनकी कॉपीज हैं वो बनती हैं, उनकी आइडेंटिकल कॉपीज या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं और उन्हीं कॉपीज की वजह से जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी कंटिन्यूटी हजारों हजारों साल से बनी हुई है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन और उसका सिग्निफिकेंस दोनों ही दिखाई दे रहा है। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस in which an organism makes its identical or almost identical copy, and this process is responsible for continuity of different plants and animal species over millions of years. तो बेसिक जो सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का वो क्या है? अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये आता है दैट इज कॉन्टिन्यूटी, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी समय के दौरान जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन का रोल है। तो ये चीज़ केवल समझाने के लिए एनसीईआरटी ने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है।
हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और दो तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बेसिकली जानते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ हम मेंशन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और आज आप फिर कुछ नए पैरामीटर्स भी हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको एगैमोजेनेसिस कहते हैं या एगैमोजेनी कहते हैं। और यहाँ पर न तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी न तो गैमेटोजेनेसिस होता है और न तो गैमेटिक फ्यूजन होता है। दूसरी बात कि इसका जो एक फीचर है वो यूनिपेरेंटल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है, यानी यहाँ पर केवल एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी अगर हम बात करें तो यूजुअली ये बाई पेरेंटल होगा, यानी दो पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर ये यूनिपेरेंटल होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द बाइसेक्सुअल एनिमल्स को अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वहां पर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है। लेकिन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में ऐसे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं यूनिपेरेंटल। जैसे इसका एग्जांपल टेपवर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो न तो गैमिट बनेगा यहाँ पर, नो गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन, यानी न तो यहाँ पर गैमिट का फॉर्मेशन होगा और न तो गैमेटिक फ्यूजन होगा। और अगर कहीं रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनेंगी, अगर कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं तो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो माइटोसिस होता है। जैसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का देखेंगे, जैसे बाइनरी फ्यूजन देखेंगे, बडिंग देखेंगे, जेमुलेशन की बात हम करेंगे। तो हर जगह हम देखेंगे या एल्गी फंजाई में जू स्पोर्स का फॉर्मेशन देखेंगे, कोनिडिया का फॉर्मेशन देखेंगे, सब का सब क्या है, माइटोसिस वहां पर इन्वॉल्व होता है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है तो उसका फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है। यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन भी होगा, इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन। और यहाँ पर जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहां पर प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा वो मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तीसरी बात हम लेते हैं टाइम और एनर्जी के रेफरेंस में। अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न तो मैटिंग पार्टनर की सर्चिंग है, न तो गैमेट फॉर्मेशन है, न तो गैमेटिक फ्यूजन है। तो यहाँ पर टाइम भी कम लगेगा और एनर्जी का भी कम कंजम्पशन होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो कंपैरेटिवली टाइम और एनर्जी अधिक कंज्यूम होगा। सो लेस टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन। और इस तरह से ये रैपिड मोड होगा, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोर टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन होगा, मोर टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन। और ये स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है तो यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आएंगे, नो वेरिएशंस। और यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं क्योंकि आप मियासिस फर्स्ट में जो प्रोफेज है, यानी प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, आपने नाम सुना होगा। और क्रॉसिंग ओवर में जो सिगमेंटल इंटरचेंज होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो इसके वजह से वेरिएशन आते हैं। यानी गैमेट का जो जीनोम होता है इट इज नो मोर पेरेंटल, यहाँ पर रिकम्बिनेशन हो चुका होता है, सो रिजल्ट्स वेरिएशन। ये जो वेरिएशंस हैं ये चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में फिटनेस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को और इस तरह से इवोल्यूशन में रोल भी प्ले करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि वेरिएशन नहीं है इसलिए यहाँ पर
इवोल्यूशन में कोई रोल भी नहीं है, नो रोल इन इवोल्यूशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कहीं से वेरिएशन होता है तो उसका जो रीजन होता है वो म्यूटेशन है। रिप्रोडक्शन के वजह से, चूंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता नहीं, इसलिए रिप्रोडक्शन वेरिएशन का कोई कॉज नहीं है। तो यहाँ पर इवोल्यूशन में भी रोल प्ले करेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि वेरिएशन आएंगे और जो वेरिएशन हैं वो सूटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो ये एक समरी हुआ, डिफरेंस हुआ बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जो अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लेक्चर नंबर ज़रूर देख लेंगे हर चैप्टर के लिए, जिससे सीक्वेंस ब्रेक ना हो। फिर मिलते हैं। थैंक्स।